डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग लैम्डा जो होता है, वेवलेंथ जो होता है वो h/p के बराबर होता है, जहाँ पे कि p जो होता है वो mv होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम। ये कराया हुआ होगा आपको, ठीक है। तो ये होता है लीनियर मोमेंटम, यानी अगर ये टर्म आपको याद है तो आप कह सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू h/mv। इस रिलेशन को याद रखिएगा। इससे रिलेटेड कई और रिलेशंस हैं जो मैं आपको यहाँ पर राइट डाउन करा दे रहा हूँ, आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। एक रिलेशन आपको मिलता है लैम्डा का, इसी में से लैम्डा का एक रिलेशन जिस पर क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आ जाता है 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन V नॉट, सॉरी कैपिटल V, जहाँ पे V वोल्टेज होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आया है, मतलब बहुत बार आता है, ध्यान रखिएगा। इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन बहुत बार आया है और क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। ये फॉर्मूला डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली याद रखिए फॉर्मूला, बस ये नंबर याद रखिए डायरेक्ट। और V जो होगा वो सरफेस का पोटेंशियल देगा आपको, वैल्यू पुट करके आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। आइए 2019-20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड विद v वोल्ट फ्रॉम रेस्ट देन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन एसोसिएटेड विद द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। 3 नंबर में ये पूछता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन बताना है, यही 12.27 वाला प्रूव करना है। कैसे करना है देख लीजिए, जिसको नहीं समझ में है वो देख भी सकता है। देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आइए, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आज करा रहा हूँ, बाकी रिपीटिंग क्वेश्चन कल 2-4 और करा दूंगा, बाकी उन्हीं क्वेश्चंस को आपको बार बार देखना है, ठीक। आगे बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं वो 2019, 18 और 20 में आया हुआ है। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड विद वोल्ट v फ्रॉम रेस्ट देन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन एसोसिएटेड विद द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक। क्वेश्चन आपने सुन लिया होगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ से 18 में आया है, 19 में आया है और 20 में आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/mv होता है, ठीक। क्योंकि वोल्टेज का एक्सप्रेशन बोला है तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर कैपिटल V लाना पड़ेगा, जो अभी हमने 12.27 वोल्टेज वाला इक्वेशन देखा वो लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ें, देखिए आपको ये भी पता है काइनेटिक एनर्जी जो K है वो क्या होता है, हाफ mv², ठीक। अगर मैं इसको mv² को पोटेंशियल से कोरिलेट करूँ तो मैं क्या पा सकता हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ से पा सकता हूँ 2K/m अंडर रूट में V की वैल्यू पा सकता हूँ। V की वैल्यू मैं ये पा सकता हूँ ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। ये इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में अगर मैं इसको रखूँ तो मैं देखना चाहता हूँ मैं पा क्या रहा हूँ, 2K/m, ठीक। यानी लैम्डा इक्वल टू h√m अपॉन अंडर रूट 2K, ये पा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ें, ठीक है। 1m मैंने छोड़ दिया क्या, 1m छोड़ दिया, चलिए देख लीजिए 1m छूट गया कहीं, ध्यान रखिएगा। देखिए फिर से देख लीजिए इसको, 1m यहाँ छूट गया है मुझसे, h/mv है तो h की जगह, m की जगह तो m ही रखेंगे, v की जगह क्या रखेंगे, 2K/m, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालूँ, लैम्डा की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, याद रखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, h/, हाँ अगर मैं ऊपर नीचे mm से मल्टीप्लाई कर दूँ, ध्यान रखिएगा, अगर mm से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये m², ध्यान रखिएगा। ऊपर नीचे अगर इसी अंडर रूट के अंदर mm से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे m², यहाँ 2m क्या आ जाएगा, तो m² है, जब रूट से बाहर निकलेगा तो m हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो m/m हो जाएगा और अंडर रूट में 2K/m हो जाएगा, m से m कट गया तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, h/√2mk। ये भी एक इक्वेशन है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आता है। जहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट 2 है, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, k काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलिए
अब आपको अगर ये पता है, ये टर्म आपको पता है, तो आपको अभी मैंने बताया ई वी नॉट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो बस पुट कर दीजिए, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर 2 एम ई वी नॉट। जितनी वैल्यूज़ हैं सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। वी नॉट तो भाई हम बाहर से अप्लाई करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू वेरी करेगी, कैसे वेरी करेगी, क्या देंगे हम, वो डिपेंड करेगा कि हम कितनी वैल्यू देना चाह रहे हैं। तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, एच अप 2 की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है। अगर मैं इसको ओवरऑल सॉल्व करूँगा तो यही पाऊँगा जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक। ये प्रूफ करके आप घर पे देख सकते हैं, वैल्यू पुट करिएगा आंसर पा जाएंगे आप, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहे वी नॉट कर लीजिए, चाहे इक्वेशन में वी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दे देगा। अगर वो बोलेगा वी नॉट तो वी नॉट, वी बोलेगा तो वी। ये पूछा है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा है, ये मैंने लिखा है कितनी बार पूछा है, ठीक है। तो आज इतना रखता हूँ मैं, जितने टॉपिक्स हैं मैंने सब आपको क्लियर कर दिया है। ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, कल मैं इस पर 7-8 सवाल कराऊंगा, इन सारे टॉपिक्स पर जितने फॉर्मूले बने, जितनी, क्योंकि आज जो मैंने पढ़ा है वो सारे फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन थे, डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। कल मैं इन सारे फॉर्मूलेज पर, क्योंकि बेसिकली इस चैप्टर में फॉर्मूले पर आते हैं, आधे घंटे के अंदर लगभग आपको 10 से 12 सवाल कराऊंगा और उस पर पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा ख़त्म। और कल ही नया चैप्टर मैं शुरू करूँगा आपका एटम एंड न्यूक्लियाई का। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, शब्बा खैर, अगले दिन मिलता हूँ। इतना जितना मैंने पढ़ाया है बस उतना ध्यान से पढ़ लीजिए, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए कल से आज भर में, ताकि आप कल आने वाले सवाल को कोरिलेट कर पाएँ। बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को सुना करिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें लिखवाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आप लिख लिख कर किसी चीज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, बस पढ़ नहीं पाते। लेकिन अगर वीडियो को, अगर आप, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो है नहीं, और अगर इसको आप रिवाइंड करके 1.5 पर जाके या 1.75 पर जाके देखेंगे तो चीज़ों को और तेज़ी से आप क्या कर पाएंगे, ग्रैब कर पाएंगे। तेज़ी से ग्रैब करने का मतलब कि एक बार पहले धीरे देख लीजिए, फिर एक बार तेज़ करके देख लेंगे, तो चीज़ें आपकी रिवीजन हो जाएंगी। तो इसी फ़ोन में ही आप 20 बार इसको पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं, जितना मैंने बताया है। एक एक पॉइंट को ध्यान से मैंने बताया। सबसे पहला जो टर्म मुझे याद आ रहा है, जो सबसे पहले आपके प्रीवियस ईयर 2022, 21 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, सॉरी 22, 20 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में कहा है कि डिड्यूस द मोमेंटम ऑफ फोटोन P इक्वल्स टू h बाई लैम्डा, वेयर h इज़ द प्लैंक कांस्टेंट एंड लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। 14 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। व्हाट आर मैटर वेव्स, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये सारे क्वेश्चन आपस में एक ही जैसे हैं, ठीक है, और करके कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। तो कुल मिला के आपको मैटर वेव को, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे उसके बारे में यहाँ पर देखना है। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता, तो इस बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमको मैटर वेव के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे ध्यान रखिएगा, मैटर वेव के बारे में पढ़ रहा है, ठीक, मैटर वेव के बारे में। तो मैटर वेव मैंने आपको बताया था पार्टिकल भी होता है, आराम से पढ़िएगा, और दूसरा होता है वेव। यानी पार्टिकल और वेव दोनों नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लीजिए या कोई भी पार्टिकल कह लीजिए, उसके पार्टिकल नेचर और वेव नेचर की दोनों की स्टडी हम इस जगह पर करेंगे। और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इन दोनों के नेचर को लाइट के फॉर्म में, जैसे बेसिकली हम लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं तो लाइट के फॉर्म में बात करेंगे, कैसे लाइट या मैटर वेव किस तरीके से इन दोनों पार्टिकल्स को या पार्टिकल और वेव को एक साथ कंसिस्ट कर कर क्या बनाता है, कंसिस्ट करने के बाद डुअल नेचर शो करता है। इस जगह पर हम यही प्रूव करने जा रहे हैं। तो आपको मैंने कहा था, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको मैंने बताया था कि E इक्वल टू एच नहीं होता, ये प्लैंक ने प्रूव किया था जब वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को प्रूव कर रहे थे क्लास 11th केमिस्ट्री की बुक में, ठीक है। साथ ही साथ वेव नेचर की जब बात कहते हैं, वेव नेचर का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जब किसी भी तरीके से सराउंडिंग में कोई डिस्टर्बेंस करती है, आपके इन्वायरमेंट में कोई भी डिस्टर्बेंस करती हैं वो वेव्स, या कोई भी तरंगे कह लीजिए, तो उनको हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं, उन्हीं को हम तरंगे भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर इस वेव की बात किया जाए तो इसके लिए एक फॉर्मूला आइंस्टाइन ने दिया था, E इक्वल्स टू mc², जिसको मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी कहते हैं। तो इट इज़ नथिंग बट द मास एनर्जी इक्विवेलेंस इज नोन एज व्हाट, बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द वेव नेचर ऑफ द मैटर वेव। अब अगर इन दोनों को ध्यान से देखिए तो ये भी एक तरह की एनर्जी है, ये भी एक तरह की एनर्जी है। अगर दोनों एनर्जी हैं तो अगर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को एनर्जी से इक्वेट करूंगा तो mc² कर सकता हूँ। यहाँ पे m मास ऑफ द पार्टिकल है, c स्पीड ऑफ द लाइट है, और h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या है,
फ्रीक्वेंसी है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ c अपॉन लैम्डा m c स्क्वायर। एक c से एक c कट जाएगा, h अपॉन लैम्डा इक्वल टू m c हो जाएगा। अब आपको पता है कि m इंटू सी क्या है, c क्या है, वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसको वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट कह लीजिए। तो m c की जगह मैं m v भी कर सकता हूँ, यानी एक जनरल फॉर्मूला अगर बनाना चाहूँ तो इसका मतलब ये कुछ और नहीं है, h अपॉन लैम्डा इक्वल टू p है, या फिर मैं इसी को लिख सकता हूँ h अपॉन पी इक्वल टू लैम्डा, और यही डी ब्रॉगली का वेवलेंथ है। यही छोटा सा डेरिवेशन 2-3 नंबर में आता है, तो ऐसे याद रखिएगा और आपको लिखना है स्टेप वाइज स्टेप ऐसे ही है। एज यू ऑलरेडी फेमिलियर विद द मैटर वेव इन विच इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर बोथ, सुनते चलिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल एज वेल एज बोथ नेचर, पार्टिकल एंड वेव नेचर बोथ, whereas particle nature of the light is given by the Planck's formula E equal to h nu, and the wave nature of the light is given by the Einstein's energy equivalence, that is known as mass energy equivalence, that is known as E equals to mc square. As we already familiar with, E is the energy of the matter wave either in the particle form or in the wave form. In both the cases it is energy, so that if LHS is equal to, then we can equate what, RHS. And if RHS, if we are going to equate RHS, देखते चलिएगा स्टेप, if we are going to equate RHS, we find what, the given value lambda equals to h upon p। बस हमने ब्रैकेट वैल्यूज़ को खोल दिया है, आप इसी तरीके से खोलते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान रखिएगा। पेपर में क्वेश्चन लगभग आपके 3 से 4 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है ना, याद रखिएगा 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ऐसे दे देगा कि डिफाइन द डी ब्रॉगली मैटर वेव एंड एक्सप्लेन एंड राइट डाउन इट्स और डिड्यूस इट्स फार्मूला, ऐसे बोल देगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कि मैटर वेव डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग क्या है, वो वेव्स जो पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को प्रोपोगेट करके किसी मीडियम के अंदर ट्रैवल करती हैं, तो दीज आर व्हाट, मैटर वेव्स। बेसिकली डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं सिस्टम के अंदर और प्रोपोगेट करती हैं, उनको हम डी ब्रॉगली वेव कहते हैं, ठीक है। वेव नेचर, दीज वेव्स एसोसिएटेड विद द पार्टिकल आर नोन एज द मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव्स। द वेवलेंथ ऑफ दिस मैटर वेव्स इज नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बस सिंपल सी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना देखते चलिए और समझते चलिए, ठीक है। तो ये मैटर वेव का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से और जल्दी से आगे बढ़ता हूँ, ये प्रूव आता है पेपर में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इसमें डेरिवेशन करेंगे, सॉरी न्यूमेरिकल्स करेंगे। थोड़ा न्यूमेरिकल के बारे में बता दूंगा मैं आपको कि न्यूमेरिकल कैसे होगा, न्यूमेरिकल्स पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, थोड़ा उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता ही आता है, और किसी चैप्टर से आए या फिर ना आए, लेकिन इस चैप्टर से न्यूमेरिकल जरूर आएगा, ठीक है। आगे देखिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है भाई, लगाते हैं कुछ न्यूमेरिकल। सबसे अच्छा क्वेश्चन देखिए, मैं जो नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है मैं उसको दे रहा हूँ। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे दिखा, 17 में, 11 में, 9 में और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। 17, 11, 9, 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ रेडियम इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जैसे जो बोल रहा है मैं डायरेक्ट वो लिख रहा हूँ, वर्क फंक्शन ऑफ द रेडियम इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा कह रहा है, और क्या दिया है, डिटरमाइन वेदर द फोटोन ऑफ 7000 एंगस्ट्रॉम विल एबल टू इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ इट। ये बताना है कि क्या 7000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ का जो फोटोन का जो वेवलेंथ है, अगर मैं उसको इंसिडेंट कर रहा हूँ सरफेस पे, तो क्या ये एबल है, यानी क्या ये कर पाएगा इमिट इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। एच की वैल्यू दे दिया है, सी की वैल्यू दे दिया है, और आपसे पूछा क्या है, डिटरमाइन वेदर द फोटॉन्स ऑफ इतना इमिट, हाँ इमिट करेंगे कि नहीं फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ द फोटोन आपको निकालना है। अगर ये निकाल पाएंगे आप तो आंसर आपका आ जाएगा। देखिए सिंपल सा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको दिया और क्या क्या है देख लीजिए। लेमडा की वैल्यू दिया है, लेमडा कितना दिया है भाई, 7000 एंगस्ट्रॉम, और क्या दिया है, एक एक चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ आराम से ताकि समझ में आए आपको, ठीक है। एच की वैल्यू दिया है 6.64 × 10⁻⁻34, ठीक, जूल सेकेंड। एच दे दिया, लैम्डा दे दिया, डब्ल्यू नॉट दे दिया, और क्या दे दिया, स्पीड ऑफ लाइट दे दिया, क्या 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पूछा क्या है आपसे, डिटरमाइन करना है कि वेदर द फोटोन एबल टू इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस और नॉट, यानी जो फोटॉन्स पढ़ रही हैं
क्या वो इस सरफेस से इस बॉडी पर, जिस बॉडी पर या जिस मेटल पर पड़ रही हैं, उससे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में कारगर साबित होंगी कि नहीं, बस यही प्रूफ करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ है, देखिए समझिएगा। ई दिया है आपको, फॉर्मूला सबसे पहले पता क्या है, सॉल्यूशन देखिएगा। अब आपको पता क्या क्या है, ई इक्वल टू एच न्यू पता है। इन्हीं सारे चीज़ों की मदद से आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो ई है, ई कितनी एनर्जी है सरफेस की, जो कि इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जिस एनर्जी के बराबर अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड कर दूंगा या उसको मिल जाएगा मेटल सरफेस को, तो इलेक्ट्रॉन छोड़कर बाहर की ओर निकल जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना। चलिए तो आगे देखते हैं, ये क्या है, ये वर्क फंक्शन है। ये वर्क फंक्शन यानी वो पोटेंशियल, वो एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन्स सरफेस मेटल पर इलेक्ट्रॉन्स जिस एनर्जी से बंधे हुए हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, वर्क फंक्शन कह रहे हैं। मैंने आपको कल बताया है। आ जाइए, इस वैल्यू को पुट करिए तो ई की वैल्यू आपको क्या क्या, ई की वैल्यू निकालना है। एच की वैल्यू क्या दे दिया है, 6.64 इंटू 10⁻⁻34। सी लैम्डा, न्यू को सी बाई लैम्डा लिख सकता हूँ, 3 इंटू 10⁸, लैम्डा की जगह 7000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, सब मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 10⁻10 है, तो यानी 7 इंटू 10⁻7 मीटर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है, याद रखिएगा। सॉरी, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। ये सब बच्चों वाली चीज़ है, ये सब आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ें, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। अब आप देखते हैं कई बार होता क्या है कि पेपर में आपको बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज करने के लिए देता है, आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको जितना काम करना है बस उतना ही करना है। ये क्वेश्चन आपको पता है आपके लिए टिपिकल या लेंदी क्यों हो सकता है, क्योंकि इसमें कहीं डायरेक्टली ये नहीं बोला है कि आपको ये निकालना है, एनर्जी निकालनी है या जो भी निकालना है। उसने बस इतना कहा है कि डिटरमाइन करो, ये बताओ कि वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएंगे कि नहीं। तो निकलेंगे कब इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन सरफेस से, जब कुछ एनर्जी दी जाएगी। तो वो एनर्जी कितनी सफिशिएंट होनी चाहिए इन गिवन क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग कि वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल जाए, बस उसी एनर्जी की वैल्यू आपको निकालना है। वैल्यू पुट के सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। -7 -34 + 8, ये गया तो कितना बचा, -26, और ये ऊपर गया 7, तो 7 6 13 33। ठीक है, यानी 6.64 इंटू 3/7 इंटू 10⁻−33, यही बचेगा। अब काट पीट के मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अभी सब मैथ्स है, आपको करना है। इसको करेंगे तो 4 3 12, 6 3 18 1 19 और 6 3 18 1 19। ठीक है, यही आएगा ना, 4 3 12, 6 3 18 19, 6 3 18 19 बटे में 7 इंटू 10⁻−33 निकालिए। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और ये आ जाएगा 14 5 5 इधर गया तो 7 8 56, 57 57 58 3 गया, 7 4 28, 28 4 32, 7 5 35 एंड समथिंग आएगा। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एनर्जी अगर आएगी तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर की ओर निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा कि वोल्ट आएगा कि जूल आएगा, जूल आएगा। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आएगा, याद रखिएगा। ये क्या आएगा, जूल आएगा। ये आएगा आपका जूल, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का कोई टर्म हमने इस्तेमाल नहीं किया। ध्यान से देखिएगा, इससे कंफ्यूज हो जाएंगे आप, सर ये क्या आप निकालें और फिर पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख के फिर जूल लिख दिए। इसका हमने इस्तेमाल ही कहीं नहीं किया है, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्यों, बस ये आपको इतना बताना चाहता है कि मेटल सरफेस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं, तो इन तीनों गिवन क्वांटिटीज से जब हम सॉल्व करेंगे तो इतने के बराबर क्या निकल कर आएगा, इतने जूल के बराबर एनर्जी निकल के बाहर की ओर आएगी। और अगर इतने के बराबर एनर्जी, जूल की ओर एनर्जी बाहर निकल कर आएगी तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को क्या कर देगा, छोड़कर बाहर निकल जाएगा। तो आपको पता है ये जूल के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा मेरे भाई, इक्वल टू 2.845 इंटू 10⁻−33 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻−19 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.786 या 76 ऐसे कुछ करके पाएंगे इंटू नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक,
यही आंसर पाएंगे आप। अगर कन्फ्यूज़न हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत? तो इससे क्या निकल कर सामने आता है कि इतना जो भी क्वांटिटी गिवन है, हमको जो भी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर, इस वर्क फंक्शन जब हमने इन सबको रख के सॉल्व किया तो हमने देखा कि वर्क फंक्शन से कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल कर सामने आ रही है। शायद 76 होगा, कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बाहर निकल कर आ रही है। इसका मतलब कि इतनी एनर्जी तो मिनिमम चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और इससे ज़्यादा, लेकिन वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? इतनी ही आ रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से इमिट नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पेपर में आता है। कुछ नहीं किया, स्टेप फॉलो किया है, वैल्यू पुट किया है, सॉल्व किया है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके जब आंसर निकाले तो हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि मिनिमम जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उतनी एनर्जी आपको सरफेस को देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़कर बाहर की ओर निकल जाए। आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, 2020 में एक क्वेश्चन और अच्छा पूछा हुआ है, अगर आप निकालना चाहें तो। 20 क्या, ये तो मेरे ख्याल से 3-4 बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3-4 बार ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछा है। ये 20 में भी पूछा है, यहाँ से 20 दिया है, लेकिन ये 20, 17 और 18 में भी शायद पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है और हमारे समय भी 2014-15 में भी आता था ये क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। छोटा है लेकिन न्यूमेरिकल कई बार आ जाता है इस पर, बहुत छोटा, ये डायरेक्ट फार्मूले पे। इस चैप्टर की खास बात यह है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला देखना है, क्वेश्चन लगाना है, दैट्स इट, ठीक है। आइए, तो क्वेश्चन कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर क्वेश्चन है, और फोटो इलेक्ट्रिक का फार्मूला आपको तो याद ही करा दिया है मैंने कल से ही, ठीक है। अगर फोटो इलेक्ट्रिक का फार्मूला याद हो गया है तब क्वेश्चन लगने में सिर्फ 2 मिनट लगेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा है कि वर्क फंक्शन दे दिया है किसी मेटल का 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्स रे ऑफ वेवलेंथ इतना दे दिया है 100 एंगस्ट्रॉम, आर अलाउड टू फॉल ऑन दिस मेटल, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कर लीजिए। अब आपसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन बोला है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले दिया क्या है, ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर 2020 दिया, लेकिन 2018 और 17 में भी लगभग ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और पूछा क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ पूछा आपसे, देखिए क्या पूछा है। आपको W0 की वैल्यू दे दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, और क्या दे दिया है, वेवलेंथ कितना दिया है 100 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम दे दिया है, और क्या दे दिया है, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है, काम खत्म। एक्सरे का वेवलेंथ दे दिया है और आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के निकालना है। आपको फॉर्मूला बताने की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए मुझे, के इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, आपने ये पढ़ा है। इस न्यू नॉट की वैल्यू क्या है, ये एच न्यू रहेगा, इस न्यू नॉट की वैल्यू वर्क फंक्शन ही है, तो 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लीजिए इसको। यहाँ तक कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। के की वैल्यू पता करना है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, ये हर जगह आपको दिया रहेगा, इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। न्यू क्या है, नहीं दिया है, सी बाई लैम्डा होता है, तो 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा कितना है 100 एंगस्ट्रॉम है, तो यानी 10⁻⁻8, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने है। इतनी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा, और ये पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुछ और गलती तो नहीं है? नहीं है, सही है। आगे बढ़े, याद रखिएगा जब कभी भी आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ जो आप अपने दिमाग में रखेंगे तो हमेशा क्वेश्चन का आंसर निकाल ले जाएंगे। जब कभी भी कोई भी वर्क फंक्शन, पोटेंशियल या कोई भी वैल्यू एनर्जी की अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है और आप गिवन स्टेप से फिर से किसी एनर्जी के फॉर्म को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर इस चैप्टर में, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो एनर्जी आप निकाल रहे हैं वो आएगी जूल में, लेकिन आपको उसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से उसको क्या करेंगे, फाइनल आंसर को डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। अगर कर पा रहे हैं तो ठीक, नहीं कर पा रहे हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कर लीजिएगा। आगे बढ़ें, चलिए मल्टीप्लिकेशन है, सब सिंपल सी चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है जो कि मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे आपको बता देना चाहिए। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है 18/19/2 में।
शो दैट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन v एंगस्ट्रॉम वेयर h इज इक्वल टू इतना। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू उसने दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये लिख लिया होगा आपने ना, आसान क्वेश्चन है लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है लगभग 18-19 दो बार। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ याद रखिएगा सब आए हुए क्वेश्चन हैं। 18-19 में कराया है ये, 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कहा है इलेक्ट्रॉन ऑफ, कहाँ गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट इज गिवन बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू दे दिया है आपको अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन v, ये आपको दे दिया है, ठीक है। जहाँ पे v वोल्टेज है याद रखिएगा। ये एंगस्ट्रॉम है यानी ये उसकी वैल्यू दिया है। h की वैल्यू इतना दे दिया है, दिया इसने, मैं अपने से नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। और क्या दिया है, और आपसे क्या पूछा है, निकालना क्या है, शो द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, लैम्डा की वैल्यू निकालना है। शो करना है आपको कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस v इज गिवन बाय इतना, ठीक है। इसको प्रूव करना है आपको, ये टू प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आना भी जरूरी, याद रखिएगा ये गिवन है। अब कैसे करेंगे देखिएगा इसको। आपने जैसे ही v वाला फॉर्मूला आपने देखा तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि डी ब्रॉगली से रिलेटेड v का फॉर्मूला हमने पढ़ा था लैम्डा के साथ h अपॉन अंडर रूट 2m/e/v, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो लैम्डा की वैल्यू ये प्रूव करनी है, तो h की वैल्यू आप क्या रखेंगे 6.2 10⁻⁻34 अंडर रूट 2 रखेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू v की वैल्यू आपको v रखना है क्योंकि प्रूव करना है आपको। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ, एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सॉल्व करेंगे आप तो लैम्डा की वैल्यू आप जो प्रूव करके पाएंगे वो लगभग वही पाएंगे 150 अपॉन v के बराबर, और यही प्रूव करने को उसने बोला है। अब आप देख लीजिए कि कितने अच्छे अच्छे छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें याद हैं, स्टेप, ये फॉर्मूला याद है तो वैल्यू पुट करके आप ये निकाल सकते हैं। दैट्स इट। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन 2020 और 2019 में पूछा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय डी ब्रॉगली प्रिंसिपल। ये क्या होता है ये मैंने अभी आपको स्टेटमेंट में बता दिया है, नहीं तो आपके बुक में भी लिखा है, आप उससे समझ सकते हैं। अगला इसी का हिस्सा पूछ रहा है, राइट डी ब्रॉगली इक्वेशन, व्हाट पोटेंशियल मस्ट बी अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ वेवलेंथ 0.41 एंगस्ट्रॉम। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए बस फॉर्मूला याद है, काम खत्म। इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे ना, इसको मिटाने में बड़ा तकलीफ है यार, यही सब एक प्रॉब्लम है। देखिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब आइए, क्वेश्चन ने कहा है डी ब्रॉगली प्रिंसिपल क्या आप बता देंगे। राइट डाउन डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन भी आप लिख देंगे, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। पोटेंशियल, व्हाट पोटेंशियल मस्ट बी अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस एन वेवलेंथ ऑफ इतना, यानी वेवलेंथ इतना प्रोड्यूस करने के लिए जो दिया है, कितना दिया, 0.41 एंगस्ट्रॉम। यार तो पानी इसमें लगा हुआ है अभी, रुक जाइए, यानी 0.41 एंगस्ट्रॉम का क्या है यार, ये साफ नहीं हो रहा है। चलिए देखिए, क्या था, 0.41 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ के लिए कितने अमाउंट का वोल्टेज चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, मतलब टू बी अप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस एन वेवलेंथ ऑफ बीम इतना। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए इसके बराबर की वेवलेंथ को प्रोड्यूस करने के लिए हमको उसको कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा, ये बताया है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन v। अंडर रूट वी था कि v था, अंडर रूट वी था शायद, क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ मैं, अंडर रूट वी था एंगस्ट्रॉम, ये आपने पढ़ा है, ये फॉर्मूला मैंने कल भी पढ़ाया आपको।
अगर ये फॉर्मूला पढ़ा है तो अब देखिए, अब जैसे इस फॉर्मूले में आपने इस क्वेश्चन में देखा कि हमने यही क्यों फॉर्मूला लगाया, तो सिंपल सी चीज़ है यार, लैम्डा आपको दिया है, यानी इतने लैम्डा के लिए क्या पोटेंशियल होगी, दो ही चीज़ के बारे में रिलेशन बोल रहा है, तीसरी चीज़ तो दिया नहीं है। यही एकमात्र फॉर्मूला जो लैम्डा और वी के बीच में सिर्फ दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताता है। वैल्यू पुट करिए, आंसर ले आइए, काम खत्म। लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 0.41 एंगस्ट्रॉम की जगह कर दीजिए क्या 10⁻⁻10 √v। सॉल्व करिए, आंसर ले आ सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, सॉल्व करके देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। 12.27 अपॉन 0.41 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू √v, यही होगा, निकाल लीजिए। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 12 2 7 41। ठीक है, इसको काटिए, अभी 10⁻⁻10 को भी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ये भी आगे देखूंगा। इसको आप काटेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 41 है, कितने बार में जाएगा 4 दूनी 8, 2.4 दूनी 8, ठीक है, 82 92 12 22 92 2 12 22 40, तो यहाँ बचेगा 40, तो ये 40 में जाएगा तो एक बार में, ठीक है, और ये फिर बचेगा कितना पॉइंट लगा दिया आप तो कितना बचा 41 यानी 6 बार में, 6 यानी 41 एकदम 41। अब बचा कितना इसमें 19 का मतलब 190 का मतलब 4 चौको 16 यानी 4, इतना लगभग आएगा इसको काटने के बाद। अब इसका स्क्वायर आपको करना है तो 21.14 का स्क्वायर कर देंगे तो v की वैल्यू निकल कर सामने आ जाएगी, यही आपका आंसर है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें, कर लीजिएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ये था ओवरऑल आपका जो चैप्टर था, ये आपका ओवरऑल चैप्टर किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ख़त्म हो चुका है। इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे यार इसमें तो बहुत कुछ चीज़ें छूटी हैं। जितना मैंने कल और आज के क्लास में जितना पढ़ाया है और जितने टाइप के क्वेश्चंस करा दिए आपको, बस यही टाइप के क्वेश्चन को ढूंढिए और बहुत बार मल्टीपल टाइम्स इनका क्या कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। मैंने कहा आपसे 90% ना, 90% का वादा है मेरा कि 90% क्वेश्चन में मैच करा दूंगा, बस आप इतना ही ईमानदारी से पढ़ लीजिए। आगे बढ़ें।